नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि मध्यकालीन इतिहास पर भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो आज जो चर्चा का विषय है वो विद्यार्थियों की मांग पर ही है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे और फिरोज शाह तुगलक का उसमें क्या उत्तरदायित्व था। तो यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं वगैरह में भी पूछा जाता है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्यकाल में साम्राज्यों के पतन के कारण प्रायः एक जैसे ही थे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, किसी भी साम्राज्य के पतन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि कमज़ोर उत्तराधिकारी, प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह, सेना की अक्षमता या सेना की क्षमता में कमी आ जाना, विदेशी आक्रमण होना और ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था। तो ये सब कारण जो है ये प्रायः सभी साम्राज्यों के पतन में देखे जाते हैं। इन कारणों की जब हम पड़ताल करते हैं दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, तो इनमें जो सबसे पहला कारण था, सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उस युग में साम्राज्य की एकता बहुत कुछ शासक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। अब जैसे आप एर्स्किन, इतिहासकार एर्स्किन के कथन को ध्यान से पढ़ें तो वो ये लिखता है कि मध्यकाल में कानून का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता था। तो ये बात काफ़ी हद तक सच है और यही कारण है कि फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व तो दिल्ली सल्तनत के पतन के दृष्टिकोण से विचारणीय है। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1389 से 1394 ईस्वी तक शासक था, तो उसकी मृत्यु के बाद देखा जा सकता है, जब कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत की सीमा दिल्ली से पालक तक ही रह गई थी। दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के पूर्वार्ध में साम्राज्य का आकार बहुत विशाल था। जैसे कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत को भी जीत लिया गया था, विजित कर लिया गया था। बाद में मोहम्मद तुगलक ने भी उस नीति को जारी रखा। तो 1335 ईस्वी के बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसके बारे में एक बात और आप कह सकते हैं कि एक तो उसका साम्राज्य विशाल था ही उसके पूर्वार्ध में, लेकिन दूसरी चीज़ जो है 1335 ईस्वी के बाद साम्राज्य के कई हिस्सों में, जैसे बंगाल, कड़ा, अवध, मालाबार, गुजरात आदि में विद्रोह हुए। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक नई नई योजनाएं बनाता रहता था। तो उसकी जो सनक भरी योजनाएं थी उनसे साम्राज्य को बड़ी क्षति पहुंची। दक्षिण भारत में तमाम विद्रोह हुए। आप देखिए, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्यों की स्थापना हुई और इस तरह से साम्राज्य के जो दूसरे हिस्सों में भी विद्रोह हो रहे थे, तो इस तरह से एक विकेंद्रीकरण की जो शक्तियाँ थीं वो प्रबल होने लगी। तो इस विशेष परिस्थिति में फिरोज शाह तुगलक के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इन विद्रोही क्षेत्रों पर काबू पा सके। उसने बंगाल पर 2 बार अभियान किए, किंतु बंगाल अंत में स्वतंत्र हो गया। उसने दक्षिणी राज्यों की विजय की बात कभी सोची ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं थी, इतनी ताकत ही नहीं थी। एक बार उसके अमीरों ने उसे बहमनी राज्य पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। अब इस घटना का जिक्र शम्स शिराज अफीफ ने किया है कि ये बात सुन करके जब उसके अमीरों ने बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करने की बात कही, तो शम्स शिराज अफीफ जो है इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखता है कि नवाब की आंखों में आंसू आ गए। यानी कि इस कथन से फिरोज शाह तुगलक की जो दीनहीन दशा थी, उसकी जो असहायता थी,
युद्ध अभियानों के संदर्भ में वह पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है। इस प्रकार फिरोज तुगलक ने उस पतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे। पतन का दूसरा मुख्य कारण उलमा वर्ग, जिसे नोबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, उलमा वर्ग का अत्यधिक विकास था। अब जैसे आप देखें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उलमा वर्ग की नकेल कस दी गई थी, लेकिन बाकी आप शासकों के समय में देखें आगे चल करके तो उसके बाद उलमा वर्ग एक बार फिर से प्रभावशाली होने लगा। तो उलमा वर्ग जो था उसका अत्यधिक विकास हुआ, साथ ही साथ जो तुर्की उमरा वर्ग था उसका पतन हो चुका था, उसका नैतिक पतन हो चुका था और वो अब उनको युद्धों वगैरह में रुचि नहीं रह गई थी। अब वो शांति प्रेमी हो गए थे और विलासी हो गए थे, भोग विलास में डूबे रहने वाले हो गए थे। तो यह बात विचारणीय है कि 14वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक जैसे जो महान शासक और महान योद्धा नहीं पैदा हुए। इस प्रकार के मजबूत नेताओं के अभाव में, मजबूत सुल्तानों के अभाव में जो पतित उमरा वर्ग था उसकी आकांक्षाओं के कारण साम्राज्य में के विभिन्न भागों में विद्रोहों की परंपरा शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जब मजबूत सुल्तान नहीं होते हैं तो नतीजा ये होता है कि जो महत्वाकांक्षी प्रांतपति होते हैं उनके मन में ये होता है कि हम अपने राज्य को स्वतंत्र कर लें। जैसे हमने अभी आपसे ऊपर कहा कि विकेंद्रीकरण की एक प्रक्रिया जो है वो मोहम्मद तुगलक के शासन के उत्तरार्ध से ही प्रारंभ हो गई थी और साम्राज्य में सर्वत्र विद्रोह होने लगे थे। तो पतित उमरा वर्ग की आकांक्षाओं के कारण साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोहों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई एवं साम्राज्य भीतर से दिल्ली सल्तनत जो था वो भीतर से खोखला होने लगा। तो मित्रों, इस तरह से आप ये देखते हैं कि उमरा वर्ग का इस कदर विकास जो हुआ, उमरा वर्ग का विकास होने का एक कारण यानी कि जो महत्वाकांक्षी उमरा वर्ग था, जो अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के समय में दबा दबा सा रहता था, डरा हुआ रहता था, अचानक से जो है वो ताकतवर कैसे बन गया, उसका कारण ये था कि फिरोज शाह तुगलक की जो ढुलमुल नीतियाँ थीं उनके कारण उनका मन बढ़ा और ये उसी का परिणाम था। तो इस विचार से अलाउद्दीन खिलजी के बिल्कुल विपरीत फिरोज शाह तुगलक के समय में उमरा वर्ग काफ़ी मजबूत हो गया। इसके अलावा साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था, साम्राज्य में बार बार कह रहा हूँ सल्तनत हम कहें, सल्तनत का आकार इतना बड़ा हो गया था कि एक केंद्र से इस शासन विशाल सल्तनत पर शासन करना बहुत कठिन था। मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उसने दक्षिण विद्रोह को एक पके फोड़े के रूप में पाया जिसने साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही दक्षिण में विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे, जिसके कारण साम्राज्य को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई, काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। दुर्भाग्य से फिरोज शाह तुगलक बिखरी हुई सल्तनत के बिखराव को फिर से इकट्ठा नहीं कर सका, उसको एक नहीं कर सका। नतीजा ये हुआ कि जब कुछ प्रांत स्वतंत्र हो गए तो उन्हें पुनः जीतने का कोई गंभीर प्रभाव या प्रयास नहीं किया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और आप आगे कह सकते हैं कि इसमें पतन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी तो उस प्रक्रिया को और एक धक्का दे दिया तैमूर के आक्रमण में।
1398 ईस्वी के तैमूर के आक्रमण ने भी दिल्ली सल्तनत के पतन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु साम्राज्य के पतन के लिए पूरी तरह से वह जिम्मेदार नहीं था। आप कह सकते हैं कि तैमूर ने तो केवल ताबूत में अंतिम कील ठोकी। सेना उस समय बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, जिसका कारण फिरोज शाह की नीतियाँ थीं। उसकी उदारता ने सेना को अकर्मण्य और भ्रष्ट बना दिया। एक बार तो उसने घोषणा की थी कि जब कोई सिपाही बूढ़ा हो जाए तो उसका स्थान उसका बेटा, उसका दामाद या उसका गुलाम ले सकता है। भ्रष्टाचार के कारण घुड़सवार सेना का निरीक्षण ठीक से नहीं होता था, जबकि आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में सेना को कितना चौकस रखा जाता, सेना को कितना तैयार करके रखा जाता था। हमेशा सेना के कारण ही, सेना को मजबूत बनाने के लिए ही उसने बाजार नियंत्रण नीति वगैरह लगाई थी। लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं रह गई। और उस पर यह कि फिरोज शाह तुगलक ने जागीर प्रथा को फिर से प्रारंभ कर दिया। जागीर प्रथा जो है फिर से प्रारंभ कर दिया, जिससे सेना की जो निष्क्रियता थी वो और अधिक बढ़ गई। तो सल्तनत के पतन के लिए ये कारण जिम्मेदार थे। सल्तनत के पतन का एक और महत्वपूर्ण कारण था हिंदुओं या हिंदू शासकों के, आप कह लीजिए, विद्रोह, खास करके राजपूत शासकों के। पूरे सल्तनत काल में राजपूतों को, जैसे अकबर ने किया था कि राजपूतों को उसने अपनी ओर मिलाया, उनके प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, पूरे सल्तनत काल में इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि सल्तनत काल में राजपूत जो थे वो सल्तनत के प्रति कभी भी स्वामी भक्त नहीं रहे, कभी भी उन्हें बस में नहीं किया जा सका। आश्चर्य है कि रणथंभौर जैसे किले को जीतने में दिल्ली सल्तनत के शासकों को पूरी 1 शताब्दी का समय लगा। जब भी स्थानीय अधिकारी कमज़ोर हुए तब इन राजपूत शासकों ने विद्रोह किया, या और भी जो हिंदू शासक थे उन्होंने विद्रोह किया। इसका एक कारण यह भी था कि मुसलमान कभी भी संख्या में अधिक नहीं रहे और प्रशासन में हिंदुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में रहती थी। स्थानीय सरकार परंपरागत हिंदू ढंग से ही चलती थी। राज्य का नियंत्रण केवल कुछ इन्हें जिन्हें, आप कह सकते हैं, इन्हें गिने किलों के इर्द गिर्द ही रहता था, और जनता का, आम जनता का राज्य प्रशासन से कोई सीधा संपर्क नहीं था। तो यह तो शेर शाह एवं अकबर थे जिन्होंने आगे चल कर के एक ऐसे राजत्व सिद्धांत का विकास किया और उन्होंने अपनी प्रजा को प्रशासन की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत में ऐसा नहीं किया गया। प्रजा सदैव ही प्रशासन से दूर रही, उनको प्रशासन की गतिविधियों से दूर रखा गया, प्रशासन की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये भी दिल्ली सल्तनत की पतन का एक मुख्य कारण था, एक प्रमुख कारण था। मित्रों, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण एक सफल राजत्व सिद्धांत का विकास नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि एक सफल राजत्व के सिद्धांत का विकास करने में वो सक्षम नहीं था और बहुसंख्यक संप्रदाय के सहयोग का लाभ नहीं उठा पाया। तो इसके कारण सल्तनत की अवस्था दिनों दिन, दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई। उसने शरीयत के अनुसार कर प्रणाली का पुनः संगठन किया तथा उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। अलाउद्दीन जैसे कट्टर शासक जो थे उन्होंने भी ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया,
न्याय प्रणाली भी उसने शरीयत के आधार पर लागू की, जो कि हिंदुओं के प्रति अत्यधिक क्रूर थी। हिंदुओं के प्रति न्याय प्रणाली सही नहीं थी, उनके प्रति कोई दया भाव नहीं था शरीयत की न्याय प्रणाली में। उसने खलीफा से एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भी कदम बढ़ाया। तो फिरोज शाह तुगलक के अधिकांश कानून मुसलमानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, और ये सारी बातें इस बात का संकेत करती हैं कि फिरोज शाह केवल एक असमर्थ सिपाही ही नहीं बल्कि एक अकुशल शासक भी था, एक अकुशल प्रशासक भी था। तो न तो एक वो दृढ़ सेनापति था, मजबूत सिपाही था, और न एक अच्छा प्रशासक था, न एक कुशल प्रशासक था। ये दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। दोस्तों, दास प्रथा की बात हम करते हैं थोड़ा। दास प्रथा ने भी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी कमज़ोर बनाया। अब जागीरदार जो थे, जागीरदारी प्रथा फिर से प्रारंभ की फिरोज़ तुगलक ने। जो जागीरदार थे वो फिरोज शाह तुगलक को कर चुकाने के स्थान पर दासों की सप्लाई करते थे या दासों की आपूर्ति करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य के राजस्व में कमी आई, किंतु खजाने पर बोझ बढ़ा, शाही खजाने पर बोझ बढ़ा। फिरोज शाह तुगलक के समय में 1,80,000 दास या गुलाम थे जिनका बोझ सरकारी खजाने पर था। तो इस प्रकार फिरोज शाह की नीतियों के कारण जो आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई वह साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बन गई। साम्राज्य के लिए वह बहुत घातक सिद्ध हुई। इन सब कारणों के अलावा भी बहुत से अन्य कारण थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन में योगदान दिया। जैसे आप देखें कि लोधी सुल्तान, लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था, उसके बाद मुग़ल राजवंश प्रारंभ होता है। तो लोधी वंश के सुल्तान भी एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था प्रदान नहीं कर सके। शासकों ने अच्छे शासन के स्थान पर सैनिक संगठन पर अधिक ध्यान दिया। आप इस बात पर ध्यान देंगे, कोई भी राज्य जो चलता है, कोई भी राज्य सफल होता है अपनी प्रशासनिक संस्थाओं की वजह से। जब प्रशासनिक संस्थाएं सही ढंग से काम करती हैं तो राज्य का विकास होता है, हर क्षेत्र में विकास होता है, प्रजा और राजा के बीच की दूरी घटती है। राजा जो है अपनी प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा कि अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत जो है वो एक सैनिक राज्य है, ये मिलिट्री स्टेट है जो डंडे के बल पर चलता था। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने अच्छे प्रशासन के स्थान पर सैनिक संगठन पर अधिक ध्यान दिया, यही लोधियों ने भी किया। इसके अलावा आप देखें मंगोलों के आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए, बलबन के समय में उसके पहले हुए, और इल्तुतमिश के समय से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो मंगोलों के आक्रमणों ने भी कुछ हद तक सल्तनत को कमज़ोर बनाया। वो कैसे कि उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों का ध्यान नागरिक प्रशासन की ओर से हटा दिया और सैन्य संगठन की ओर मोड़ दिया। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो बजाय नागरिक प्रशासन पे ध्यान देने के इस चिंता में लगे रहे कि किस तरह से इस मुसीबत को, इस मंगोलों के आक्रमण को टाला जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है सैन्य संगठन पर ज़्यादा बल दिया। अब जैसे आप देखिए बलबन ने जो है वो अलग से एक सैन्य विभाग की स्थापना कर दी थी, जगह जगह उसने सैनिक चौकियाँ वगैरह बनवाई थी। आगे चल कर के सेना के बल पर ही अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, उसने बाजार नियंत्रण नीति वगैरह लागू की जिससे बड़ी सेना मेंटेन कर सके। वही हाल आगे चल कर के मोहम्मद तुगलक का भी रहा, और फिरोज़ तुगलक अपनी अक्षमता के कारण सेना के संगठन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। तो जो तुर्की सेना मुग़ल सेना से कमज़ोर थी,
अगर हम तुलना करें मुग़ल सेना से तुर्की सेना की, दिल्ली सल्तनत की सेना की, तो तुर्की सेना मुग़ल सेना से कमज़ोर थी। तुर्कों के तोप खाने से बाबर का जो तोप खाना था वो अधिक मजबूत था। अब आप देखें कि इब्राहिम लोदी ने हाथियों की भीड़ से बाबर के तोप खाने का मुकाबला करना चाहा था। इसके अलावा एक कारण दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता था, वो ये था कि हर सुल्तान के मरने के बाद, प्रायः हर सुल्तान के मरने के बाद होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध, तो उत्तराधिकार के युद्धों ने भी दिल्ली सल्तनत को काफ़ी कमज़ोर बना दिया। सल्तनत काल में ही क्या, हम तो कहते हैं कि पूरे मुस्लिम काल में उत्तराधिकार का फैसला हमेशा तलवार के बल पर होता था। कभी भी, जैसे हिंदुओं में तो क्या होता था, ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था और प्रायः गृह युद्ध नहीं होते थे। लेकिन हम मुस्लिम काल में देखते हैं कि एक सुल्तान के मरने के बाद एक तरह का गृह युद्ध होता था। उस गृह युद्ध में जो विजयी होता था, जिसकी तलवार में ज़्यादा बल था, ज़्यादा ताकत थी, वही आगे सुल्तान हुआ करता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो उमरा वर्ग था, उलेमा वर्ग था, उनकी भी निष्ठाएं लगातार बदलती रहती थी, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, और वो विभिन्न जो राजकुमार थे, शाहजादे थे, उनके साथ मिल करके षड्यंत्र किया करते थे। तो इस तरह से ये भी दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुआ। और साथ ही साथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो था वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया। अब सैयद वंश के शासनकाल में काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तैमूर के आक्रमण के बाद भी काफ़ी कमज़ोर हुआ, और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि आर्थिक सुधारों, फिरोज शाह तुगलक ने हालांकि आर्थिक सुधारों की तरफ ध्यान दिया था काफ़ी। फिरोज शाह अपने सुधारों के लिए काफ़ी मशहूर था। उससे थोड़े समय के लिए स्थिति में कुछ परिवर्तन आया जरूर था, लेकिन चूंकि वो सारा काम शरीयत के अनुसार करता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आगे के कालों में सैयद वंश के लोग तो इतने योग्य थे ही नहीं। थोड़ा सा लोधियों को प्रयास करना चाहिए था कि वो राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते, उसमें और सुधार करते, जिससे कि राज्य मजबूत होता। लेकिन वो भी केवल संगठन वगैरह में ही लगे रह गए और उन्होंने इसका कोई प्रयास नहीं किया। तो इस प्रकार ये सारे कारण जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, उल्लेख किया, इनके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तो हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनैतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे जिनके कारण इनका पतन हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि देखिए, राजा और प्रजा के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, दोनों एक दूसरे का आदर करें। लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत में जो थे वो दो संस्कृतियों का लगातार टकराव होता रहा। हालांकि भक्ति आंदोलन के संतों ने, सूफी आंदोलन के संतों ने काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने प्रेम भाव लाने का प्रयास किया, उन्होंने दोनों समुदायों में एक सौहार्द का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया। लेकिन उनके प्रयास बहुत अधिक नहीं थे, उनके प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो कट्टर उलेमा वर्ग था या कट्टर सुल्तान थे, उन्होंने उनके प्रयासों को सफलीभूत नहीं होने दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुल मिला के इन सब कारणों से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य के सूर्य एक न एक दिन अस्ताचल को जाते ही हैं, तो दिल्ली सल्तनत का सूर्य भी पानीपत के पहले युद्ध के बाद अस्त हो गया और वो इतिहास की बात हो गया। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायित्व थे, फिरोज शाह तुगलक कहाँ तक जिम्मेदार था और भी दूसरे कारण कहाँ तक जिम्मेदार थे, तो ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें, अपने विचार रखें। और भी आपको जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उनके बारे में भी आप लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा वीडियो बनाने के लिए उन पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आप, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस
के बारे में आपको सूचनाएं मिलती रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।